नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट स्कूल का है, इवनिंग शिफ्ट का बेसिक का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें 20 एमसीक्यू और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्या HCF ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, कि दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले सबसे आसान है इसका आंसर कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो HCF है ऑलवेज 2 होगा। कैसे, देखो डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सोच लो, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। तो 2 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू में 1, 4 के फैक्टर करोगे 2 इंटू में 2। तो HCF कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। और कोई ले लेते हैं, 10 एंड 12 ले लेते हैं। तो 10 के फैक्टर करूंगा 5 इंटू में 2, 12 के 2 इंटू में 3 इंटू में 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। तो हमेशा याद रखना, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF ऑलवेज 2 होगा। कुछ भी अब अपनी तरफ से भी कुछ सोच लेना। मान लो अगर मैं 100 और 102 का लेता हूं, तो भी जो इसका जो HCF है वो क्या होगा, 2। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लोगे, उनका HCF ऑलवेज इज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा था सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू में ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, कि बहुपद px इक्वल्स टू में ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के शून्यांकों का योग। देखो, हमारी जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज वो होते हैं माइनस b बाय a। तो देखना, जब जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि तीनों चीज प्लस की हैं, तब हमारा आंसर होता है सम ऑफ जीरोज का माइनस b बाय a। बट एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। अब b यहां पहले से ही नेगेटिव है, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज होगा कि सम ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा, b बाय a, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज है b बाय a, ऑप्शन डी। देखो, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन कर रखा है। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्ट आंसर आता है तो फटाफट टिक लगा के अगला क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब कर रखा है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लीनियर है। वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे रैखिक समीकरण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको लीनियर इक्वेशन, तो ये तो है ही नहीं। सेकंड में देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे देखा हमने x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5 हैज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 एज द यूनिक सोल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज, कि यदि रेखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5, के x इक्वल्स 2 और y इक्वल्स टू 1 अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात करो। देखो, यहां पर मुझे इक्वेशन दिया है कि x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इसके सॉल्यूशन है। तो जब भी किसी इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन गिवन होते हैं, तो अगर मैं उनको उस इक्वेशन में पुट करता हूं तो वो इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर उसके सॉल्यूशन है। तो वैसा ही इसमें करते हैं, तो x को मैं 2 पुट कर देता हूं और y को 1, k इंटू में 1 इक्वल्स टू में 5, तो 2 प्लस k इक्वल्स टू में 5, तो जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी,
5 माइनस 2, तो k इक्वल्स टू में 3। तो ऑप्शन नंबर भी इज करेक्ट। ठीक है, बस समझने वाली बात यह है कि उसने दे दिया कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और x इक्वल्स टू में 2 और y इक्वल्स टू में 1 इसके सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन है तो x और y की जगह इसमें पुट करो तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने समझाने के लिए पूरा सॉल्यूशन आपके लिए कर रखा है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप 3 या 4 सेकंड में इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज, कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरी पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। उसमें कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c बाय a। अब यहां पर a मेरा क्या है 1, b इज -2 एंड c इज 1। तो पुट कर देते वैल्यू, c मेरा 1 है, b भी मेरा 1 है, तो अल्फा इंटू में बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पता है इस चैप्टर के बारे में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अब हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ x इक्वल्स टू में 2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू में 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, 4 ऑप्शन दिए हैं 2, 4, -4 एंड -2। हिंदी में है क्वेश्चन कि यदि x इक्वल्स टू में 2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू में 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो मूल, रूट्स और जीरोस ये कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये वो वैल्यूज होती हैं जिनको इक्वेशन में पुट करने पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। सेटिस्फाई इन द सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू में 0 है कि x इक्वल्स टू में 2 इसका रूट्स बोल दिया, तो अगर मैं 2 को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो वही करा हमने इसमें कि पुट x इक्वल्स टू में 2 इन द इक्वेशन, कि जहां जहां x था वहां पर हमने 2 पुट कर दिया। तो यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 2 माइनस 8 इक्वल्स टू में 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2k माइनस 8 इक्वल्स टू में 0, तो 2k प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गया, 4 माइनस का, तो 2k इक्वल्स टू में 4, तो k इक्वल्स टू में 2, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ ए बी इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, कि आकृति ए बी सी में बी समकोण है और ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, देन तो थीटा का मान बताना है मुझे। 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 होगा या 90 होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें एक 90 है और बाकी 2 साइड्स इक्वल हैं। देखो हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकती किसी के, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, और बाकी अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उस सिचुएशन में एंगल हमेशा 45 होगा। कैसी सिचुएशन में, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो बाकी 2 एंगल्स हैं ऑलवेज 45 होंगे। बिना कुछ सॉल्व करे डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं आप। या फिर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, कि ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है। अगर ये वैल्यू मुझे दी हुई है कि ये 10 है तो ये कितनी होगी, तो ये भी 10 होगी।
तो हमेशा याद रखना कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स 45 के होंगे। अगर एक एंगल 45 दिया हुआ तो दूसरा भी 45 होगा। अगर मान लो एक एंगल ये 45 दिया हुआ है और कोई एक साइड दी है तो ऑलवेज वो दूसरी साइड के इक्वल होगी। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना। बाकी मैंने इसका सॉल्यूशन भी कर रखा है, आप उसको देख लेना, समझा भी रखा है कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है, तो बाकी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, ना सॉल्यूशन दिखाना है इसमें और ना इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है। हमेशा बस याद रखना कि एक ऐसा ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, कि जिसकी अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स के जो बाकी दो एंगल्स हैं वो दोनों 45 होंगे। या फिर अगर कभी एंगल दे दिया एक 45 है तो उसकी अदर टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसको याद रखो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम ट्राई करते हैं। बाकी इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो मैंने कैसे करा है, समझा भी देता हूँ कि देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू में एंगल बी सी ए इक्वल्स टू में थीटा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक 90 है, बाकी दो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 8 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इन द फिगर इफ पी क्यू एंड पी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू में 35 देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर इज। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आकृति में पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू में 35 है तो एंगल क्यू ओ आर ये कंप्लीट एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें एक थ्योरम पता है कि अगर सेंटर से जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करती है वो तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो ये 90 है, ये 35 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि 180 में से इन दोनों का सम अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 180 में से 90 प्लस 35 125 माइनस करूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा मुझे 55 डिग्री। ये 55 हो गया। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं बिकॉज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं देखो, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करूंगा, ये कॉमन हो गई, ये दोनों इक्वल होती हैं क्योंकि दोनों ही टेंजेंट हैं, ये और ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 55 आया, ये 55 आया, तो अब इसको मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 110। तो ये सब एमसीक्यूज़ में ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस आपको फटाक से आंसर फाइंड आउट करना है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाला एंगल जो हुआ कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस 35 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो ये कितना आ गया 55 डिग्री। और वो एंगल्स का डबल होता है तो आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 55 कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ में बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं मांगता है वो, बस आपको फटाफट जैसे तैसे 1 2 सेकंड 5 सेकंड में इसका आंसर देना होता है। कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसका, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एम एन पैरेलल टू द क्यू आर तो पी एम रेशियो एम क्यू 2:3 एंड पी एन इक्वल्स टू में 4, ये मुझे 4 गिवन है। देन पी आर की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये है बीपीटी थ्योरम के ऊपर। अगर आपको बीपीटी थ्योरम आती है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो बाकी अदर 2 साइड्स को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है, तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम होगा कि पी एम अपॉन में एम क्यू इक्वल्स टू होगा पी एन अपॉन में एन आर, या हम ये भी कह सकते हैं कि पी एम अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा पी एन अपॉन में पी आर। तो वही इसमें अप्लाई हुआ है। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर
एम एन पैरेलल है क्यू आर के यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो पी एम अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू में पी एन अपॉन में पी आर। तो जो पी एम है वो क्या है मेरा 2, यहाँ दिया हुआ रेशियो, और एम क्यू 3 दिया हुआ है, तो पर मुझे चाहिए पूरा पी क्यू। तो पी क्यू क्या आ जाएगा 2 + 3 5, पी एन 4 दिया हुआ है, पी आर मुझे फाइंड आउट करना है। तो 2 अपॉन में 5 इक्वल्स टू में 4 अपॉन में पी आर। तो पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 इंटू में 4 अपॉन में 2, तो पी आर की वैल्यू आ गई 10। सिंपल बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 18th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 5, 11, 17 goes to 179 इज कि समांतर श्रेणी एपी 5, 11, 17 goes to 179 में अंतिम पद से 18वां पद। तो देखो दो तरह के फार्मूले हैं हमारे पास। एक तो है ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1d। ये कब यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग से कोई टर्म निकालनी हो। कि मान लो मेरे पास टर्म दी है 2, 4, 6, 8, मैं कह रहा हूँ कि इसके 12th टर्म निकाल लो या 12वां पद निकालो, तो हम यूज़ करेंगे ए एन वाला। यहीं अगर क्वेश्चन में लास्ट में इसने दे दिया मान लो 100, वो कह रहा है कि पीछे से मुझे 6th टर्म चाहिए, पीछे से मुझे 12वीं टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि एल एन इक्वल्स टू में एल माइनस एन माइनस 1d। एल एन मतलब लास्ट से जो टर्म चाहिए, एल लास्ट वाली टर्म, एन वही जो आपको कौन सी टर्म पूछ रहा है वो -1d, डी हमारा वही कॉमन डिफरेंस जो होगा। तो सिंपली क्वेश्चन था कि एपी क्या थी 5, 11, 17 goes to 179। तो फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, डी इज़ 11 माइनस 5 6, लास्ट टर्म 179। मुझे लास्ट से 18th टर्म चाहिए थी, तो फॉर्मूला लग गया मेरा एल एन इक्वल्स टू में एल माइनस में एन माइनस 1d। तो 18th टर्म चाहिए थी, तो एल 18th, तो एल 179 माइनस 18 माइनस 1 डी इंटू में 6। तो सॉल्व करके आंसर आ गया। तो लास्ट से 18 जो टर्म है मेरी वो है 77। सिंपल क्वेश्चन है, बस याद रखना कि अगर स्टार्टिंग से पूछ रहा है तो ए एन, लास्ट से पूछ रहा है तो एल एन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं ये। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अब 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट पी। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन एंगल ओ क्यू पी इज। हिंदी में है क्वेश्चन कि केंद्र ओ वाले वृत्त में बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है। यदि ट्रायंगल OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है तो एंगल OQP क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90। इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट समझाया था इससे रिलेटेड, अगर किसी को वो याद होगा तो फटाक से वो आंसर कर देगा। तो देखो हमने ट्रायंगल बनाया, ये मेरा सर्कल है। वो कह रहा है ट्रायंगल कैसे बनेगा कि OP इज़ द रेडियस, PQ इज़ द टेंजेंट स्पर्श रेखा, और O से Q को ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री होता है। वो कह रहा है कि ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु या आइसोसेलेस कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। देखो हाइपोटेनियस है, वो तो ऑब्वियसली किसी के इक्वल होगी नहीं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो मैंने बताया था जब ये दो साइड्स इक्वल हों किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। तो देखो सेम क्वेश्चन, देखो एक कंसेप्ट पे ना दोनों क्वेश्चन आ गए, वहाँ भी क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये रहा था। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो 1 और 1 2 मार्क्स आपके इजीली पक्का हो गए। तो पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ दिखा रखा है कि ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, तो ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होंगी। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों मान लो अगर ये थीटा थीटा ले लेते हैं तो सेम कंसेप्ट से 90 + 2 ऑफ एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 180, तो 2 ऑफ एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू 180 - 90, तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू में 45 डिग्री। बस याद रखना है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और यहीं कभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए यही कंडीशन में कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली ये और ये ऑलवेज 45 डिग्री। अगर ये 45 है
ये 90 है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। जब आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कई बार आता है ना 1045, उसी कंसेप्ट से होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये कितना हो जाएगा 1, अगर मान लो ये 100 है तो बेस भी कितना हो जाएगा 100, तो 1045 की वैल्यू से कई बार निकालते हैं हम इसको। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आर पी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। हिंदी में है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में आर पी है तो वे समरूप होंगे जब, कि इसमें से कौन सी कंडीशन अगर मिल जाए कि जिससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाए। तो देखो गिवन कंडीशन में उसका जो साइड्स का रेशियो है क्या दिया हुआ है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में आर पी। तो देखो इन दोनों साइडों के बीच में कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी। तो अगर बी और पी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं या टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12, कि पूरी एक गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई भी एक फेस कार्ड निकाला गया है, तो 12 अपॉन में 52 काट के आ गया 3 अपॉन में 30। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि इफ 8 एंड 7.7 आर द मीन एंड मॉड रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, देन द मीडियन विल बी। हिंदी में है क्वेश्चन कि यदि 8 और 7.7 संख्याओं के एक समूह के क्रमशः माध्य और बहुलक हैं, तब माध्यक होगा 7.9, 7.8, 8 या फिर 8.2। तो देखो तीनों का आपस में एक रिलेशन है। कह रहा है 3 ऑफ मीडियन इक्वल्स टू में मॉड प्लस 2 मीन। तो मुझे मॉड गिवन है, मीन गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो याद रखना, मैंने मेरी एक वीडियो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है कि कैसे इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, तो 3 ऑफ मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है? मॉड प्लस 2 ऑफ मीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। एक बेलन जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है का आयतन क्या होगा? तो देखो एक बेलन या सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर क्या दी हुई है? अब यहाँ पर मुझे व्यास दिया था, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो ये 6 है, उसका हाफ हो गया 3, तो 3 इंटू में 3 इंटू में हाइट कितनी है 21। पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 154 देन इट्स डायमीटर इज। देखो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, जब भी क्वाड्रेंट की बात आए तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसकी मुझे डायमीटर फाइंड आउट करनी है। तो देखो कि वृत्त की त्रिज्या या द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना दिया 154। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट देखो फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है 154। अब थीटा देखो क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो यहाँ 90 आ जाएगा। जब 90 अपॉन में 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो हो जाएगा पाई/4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू में 154। वैल्यूज़ पुट करेंगे आ जाएगा, तो आर आ गई मेरी 14
तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14 इंटू में 2 इज 28, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ 2/3 इंटू में साइन 0 माइनस 4/5 इंटू में कॉस 0। तो मुझे इसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2/3 इंटू में 0 माइनस 4/5 इंटू में 1, तो ये तो हो जाएगा 0 और 4/5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 रहेगा, तो -4/5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ डाई इज थ्रो वंस, कि एक डाई को थ्रो किया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, कि मुझे उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 से बड़े हैं। तो देखो जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 या 6, तो टोटल आउटकम्स मेरे हो जाएंगे 6। उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है 2 से बड़े नंबरों की, तो 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं 3 4 5 6, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या, कितने चांसेस हैं 1 2 3 4, 4 चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स हुज ग्रेटर देन 2, तो फेवरेबल चांसेस 4 और टोटल चांसेस 6, तो 4/6, तो काट के आ जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन जाएगा 19 और 20, वो एसेसरेशन और रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये मैं क्लिक करके फ़ोटो डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इसकी एसेसरेशन दी है कि द रन्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन हिज लास्ट 5 innings are 10, 35, 06 एंड 50, द मीन रन स्कोर्ड इज 30, और रीज़न जो आर दिया हुआ है कि मीन इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो हम इसमें चेक करेंगे कि अगर मैं इसका मीन निकालूं तो वो 30 नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा हमारा, पर इसका जो रीज़न है वो ठीक है। तो आप ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन डी इज़ द इसमें करेक्ट आएगा। इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप अच्छे से देख लेना उसमें क्या आएगा। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि इसमें एसोसिएशन कहता है कि द 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये तो बिल्कुल ठीक कंडीशन है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे वो ऑलवेज सिमिलर होंगे। तो रीज़न आर कह रहा है कि द ऑल द एंगल्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर। तो ये जो रीज़न इसका जो है वो ए को बिल्कुल सूट करता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही होगा, बाकी क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।